आई एज्यूम कि नहीं है। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ते हैं और फिर सेंट्रल बैंक के बारे में, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। मैंने आपको पहले कहा था कि दो तरह की पॉलिसी होती है। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि स्टेट बैंक की होती है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक की होती है। क्लियर जी। तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले हम थोड़ा इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या चीज है। ठीक है जी। और इंटरेस्ट रेट कितनी तरह की होती है, और फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत नॉलेज स्टेट बैंक का भी होना चाहिए या सेंट्रल बैंक का, ये क्या चीज है। अब इंटरेस्ट क्या चीज है जी। इंटरेस्ट को हम दो हिस्सों पे डिवाइड करते हैं। इंटरेस्ट नाम सरप्लस अमाउंट होता है जो हम प्रिंसिपल पे करते हैं। क्लियर जी। अब इंटरेस्ट दो तरह का होगा, या तो वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट की डिफिनेशन ये भी दी हुई है। इंटरेस्ट रेट इज द अमाउंट चार्ज बाय अ लेंडर टू अ बोरोवर ऑन द प्रिंसिपल बोरोड। मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट पे हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। सिर्फ आप इस डिफिनेशन को एक नजर पढ़ लें, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो इकोनॉमी के अंदर, यानी बारवर लेंडर से अगर लोन लेता है तो वो 10% चार्ज करता है, तो हम इज्यूम कर लेते हैं कि इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल है और ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर हम इज्यूम कर लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर 6% इन्फ्लेशन रेट था, ठीक है जी, तो अब रियल इंटरेस्ट रेट कितना होगा। 10 से हम जब 6 माइनस करेंगे तो जो 4 आएगा उसको हम कहेंगे रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट तो है 10% लेकिन वो नॉमिनल है, और रियल इंटरेस्ट रेट अगर इन्फ्लेशन ना होता तो शायद लेंडर ये 4% चार्ज करता। लेकिन अब चूंकि इकोनॉमी के अंदर 6% इन्फ्लेशन रेट है तो इसलिए वो 10% चार्ज कर रहा है, और जिसको हम कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल होता है, और रियल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें से हमने इन्फ्लेशन का फैक्टर माइनस करके या एडजस्ट करके लिया होता है। तो इन दोनों में ये फर्क है, ये ऑलरेडी हम पहले पहले थोड़े बहुत पढ़ भी चुके हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में किसी को कोई कंफ्यूजन, तो ये ऑलरेडी हम पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ भी चुके थे। जी सही है जी। अब इंटरेस्ट रेट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कि इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज्यादा होगा, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली बात, सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ मनी। क्लियर। अगर इकोनॉमी के अंदर लोग लोन की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार हमें ज्यादा लोन दो, तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। लेकिन अगर लोग कम डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई ज्यादा है, भाई लोग लोन नहीं ले रहे हो, बैंक ऑफर कर रहे हैं कि यार आप आगे हमसे लोन ले लो, इसका मतलब ये कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं लोन लेने की और बैंक सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, मतलब बैंक की ऑफर ज्यादा है, तो फिर इंटरेस्ट रेट कम होगा। क्लियर जी। तो अगर डिमांड लोन की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, यानी बैंक लोन नहीं लेते और नहीं देते, और लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं कि यार हमें लोन दे दो, तो फिर इंटरेस्ट रेट हाई होगा। और अगर लोग डिमांड कम कर रहे हैं लोन की और बैंकों के पास सरप्लस पैसा पड़ा है और वो सप्लाई ज्यादा करना चाहते हैं लोन की, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम होगा। दूसरी बात, इन्फ्लेशन रेट पर भी डिपेंड करता है, कि अगर इन्फ्लेशन रेट कम होगा, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट कम तो इंटरेस्ट रेट कम होगा और ऑटोमेटिकली लोग लोन लेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा, फॉर एग्जाम्पल इधर आप रिज्यूम कर ले
कि अगर इन्फ्लेशन रेट आपका 0 था तो फिर 4% रियल रेट, तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन रेट ने 0 से 6 पे जंप लगाई, तो अब इंटरेस्ट रेट कितना बन गया, 10%। तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रेट के हाई होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब लोग कम लोन लेंगे, ठीक है ना। तो अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, ठीक है, और लोग कम लोन लेंगे। और लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट नहीं होगा या इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। तो इन्फ्लेशन रेट पर भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कि यार गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लोग लोग इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, और वो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करना चाहती है, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट पर उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग लोन ना ले, तो फिर सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को हाई करेगा, ठीक है जी। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा लोन लें, इन लोगों के पास पैसा ज्यादा आए, ठीक है ना, और एक्सपेंस ज्यादा कर ले, तो फिर सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हुकूमत चाहती है कि लोग लोन ना लें, ठीक है ना, तो फिर सेंट्रल बैंक से कहेगी आप इंटरेस्ट रेट को हाई कर दो। तो ये 2-3 पॉइंट्स है, ये टाइप्स ऑफ लोन फिर आप खुद पढ़ लो, ठीक है जी, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ लोन पर भी डिपेंड करती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हो तो फिर इंटरेस्ट रेट हाई होगा, क्योंकि उसमें रिस्क आ जाते हैं ना। अगर आपने 2-3 महीने के लिए लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट नॉर्मली कम होता है, क्योंकि उसमें रिस्क का फैक्टर इतना इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर आपने 4-5-6 सालों के लिए लोन लेना है तो इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि मतलब दिवालिया होने की भी चांसेस है कि आप भाग जाओ या आप दिवालिया हो जाओ, ठीक है जी। तो ये 3-4 फैक्टर है जिसकी वजह से आप इंटरेस्ट रेट को हाई या कम कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, इसको भी आप एक एक नजर पढ़ लो, हो सकता है 3-4 नंबर के लिए पूछे, अभी तक उसने पूछा नहीं है। तो साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में आ चुका है कि नहीं, तो काइंडली इसको भी आप नोट करते जाएं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ। सेंट्रल बैंक, ये मॉनेटरी यूनियन आप खुद पढ़िए, करेंसी यूनियन, कोई 10-12 ममालिक है जिसने अपनी एक करेंसी चापी, यूरोपियन यूनियन, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक नजर पढ़ लो बस, ये जनरल उसके लिए कि यूरोपियन यूनियन क्या चीज है। अच्छा, अब सेंट्रल बैंक या इसको स्टेट बैंक भी कहते हैं, कुछ मुल्कों में इसको स्टेट बैंक कहते हैं, जबकि कुछ मुल्कों में इसको रिजर्व बैंक भी कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इन कुछ मुल्कों में इसको रिजर्व बैंक भी कहते हैं और कुछ मुल्कों में इसको स्टेट बैंक भी कहते हैं, जिसमें हमारे मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ यूएसए, ठीक है ना। तो इस तरह के नाम भी है, और कुछ मुल्कों में उसको रिजर्व बैंक ऑफ यूके या इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कुछ मुल्कों में इसको रिजर्व बैंक भी कहते हैं। अब ये क्या चीज है भाई, नॉर्मली द एंटिटी, ये एक एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मतलब एक इदारा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी इन द कंट्री। अब ये इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी है क्या चीज, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट आल्सो कंसर्न विद द मीटिंग ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव सच एज करेंसी स्टेबिलिटी, कि हमारी करेंसी, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी है कि हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डिवैल्यू भी ना हो, इन्फ्लेशन भी कम हो, इन्फ्लेशन हो लेकिन कम हो, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी अचीव हो। ये तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, और ये तकरीबन फिस्कल पॉलिसी के भी यही ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये एक इदारा होता है, एक तो इसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, ठीक है, बनाना और उसको देखना, और इसके और ऑब्जेक्टिव भी है, करेंसी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कम रखना और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना। तो ये एक एंटिटी है, ये एक इदारा है। जो डिफिनेशन में कोई शक, डिफिनेशन वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा फंक्शन इसकी, कि ये काम क्या क्या करता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक की डिफिनेशन में कोई शक हो तो पूछे, ताकि क्लियर हो, आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये इसके फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है जी। या तो सवाल आएगा ठीक ठाक 8 मार्क्स के लिए, 8-9 मार्क्स के लिए, तो आप लोगों ने ये लिखने सारे, या वो आपसे एक एक का पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या काम करता है, बैंकर टू द बैंक, सेंट्रल बैंक के बैंकर टू द बैंक से क्या मुराद है, भैया आप क्या समझते हो, या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन रेफरेंस ऑफ सेंट्रल बैंक की क्या मानी है।
ठीक है, तो वो आपसे इंडिविजुअल भी पूछ सकता है उसका एक एक फंक्शन, या वो कम्युलेटिवली वो आपसे एक बड़ा सवाल पूछ लेगा 8-10 मार्क्स के लिए कि यार सेंट्रल बैंक के फंक्शन लिख लो, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा सवाल आपको दे देगा इस टाइम पे। वो आपसे इस छोटे छोटे पूछ सकते हैं आपसे कि यार बैंक टू द गवर्नमेंट का क्या मतलब है, बैंक टू द बैंक का क्या मतलब है, लेंडर ऑफ लॉस रिजॉर्ट का क्या मतलब है, क्लियर एजेंट से क्या मुराद है, ठीक है ना। तो आपसे इंडिविजुअल 2-3 पूछ सकता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब सोल सप्लायर ऑफ द करेंसी, यार सोल सप्लायर ऑफ द करेंसी, पाकिस्तान में सिर्फ करेंसी जो इशू करती है ना वो स्टेट बैंक ही करती है या सेंट्रल बैंक, तो ही इज द मोनोपोलिस्ट ऑफ इशूइंग करेंसी। सेंट्रल बैंक सिर्फ अगर उसने नई करेंसी छापनी है या उसने नई करेंसी इशू करनी है तो ये सिर्फ सेंट्रल बैंक ही करेगा, कोई और बैंक ये नहीं कर सकता। आपकी इकोनॉमिस्ट की जुबान में उसकी मुनाफली है करेंसी की इशू करने में, ठीक है जी। बैंकर टू द बैंक, बैंकर टू द बैंक का मतलब ये है कि ये बैंक सेंट्रल बैंक चूंकि बड़ा बैंक है ये बाकी बैंकों को सपोर्ट भी करता है। अगर उसको फंड्स की जरूरत हो, ठीक है ना, बैंक्स को, या उसको किसी एडवाइस की जरूरत हो तो ये उनको सपोर्ट करता है, क्लियर जी। जिस तरह यार आम रूटीन में कमर्शियल बैंक कस्टमर को सपोर्ट करते हैं ना, जिस तरह आप लोग एचबीएल, एबीएल बैंक, अल हबीब, खैबर बैंक वगैरह जाते हैं ना, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी को एडवाइस वगैरह देते हैं कि यार इस तरह के लोन लो, ठीक है ना, इस तरह आपने पेमेंट करनी है, मतलब आपकी एक फैसिलिटी देते हैं। इसी तरह सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को फैसिलिटी देता है और उनको एडवाइस और सपोर्ट करता है। तो इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? सॉरी, बैंक टू द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट करती है। बैंक टू द बैंक का मैंने तीसरा बता दिया। इन 3 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? तो गवर्नमेंट को भी वगैरह ये फंड वगैरह देती है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में उसको सपोर्ट भी करती है और एडवाइस भी देती है। इसी तरह बैंक टू द बैंक्स का मतलब ये कि वो बैंक्स को भी सपोर्ट करते हैं और फैसिलिटी वगैरह दे देते हैं। अगर उसको लोन वगैरह की जरूरत हो तो वो उसको सपोर्ट कर लेते हैं, बैंक्स को भी। गवर्नमेंट को अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई फंड चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो ये उसको सपोर्ट कर लेती है। जी, इन 3 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, रिजॉर्ट की आखिरी आराम का, यार कमर्शियल बैंक को जिधर से भी सपोर्ट नहीं मिलती ना वो आखिर में रुजू किसकी तरफ कर लेते हैं? स्टेट बैंक की तरफ, ठीक है ना। अगर किसी मसले में वो फंस गए हैं, ठीक है ना, या उसको पैसों की जरूरत हो और उसको किसी जगह से भी पैसे नहीं मिलते या उसको किसी भी जगह से सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है ना, तो वो आखिर में स्टेट बैंक की तरफ रुजू कर लेते हैं, चाहे वो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीन अगर उनको फंड्स वगैरह की जरूरत हो, ठीक है जी। और नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि अगर उसको किसी एडवाइस की जरूरत हो तो वो उसकी तरफ रुजू कर लेते हैं, स्टेट बैंक की तरफ। तो स्टेट बैंक हेल्प आउट कर लेता है, उसके लिए एक आखिरी आराम गाह है कमर्शियल बैंक के लिए जो उसके सपोर्ट वगैरह कर लेती है, ठीक है जी। एक्सचेंज कंट्रोल, इसको हम पढ़ेंगे। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब यह है कि आपकी करेंसी बहुत ज्यादा डिवेल्यू भी ना हो। एक्सचेंज रेट क्या होती है? फॉर एग्जांपल 1 यूएसडी बराबर है फॉर एग्जांपल 160 आर स्कीम, ठीक है ना। तो कमर्शियल स्टेट बैंक का ये भी काम होता है या सेंट्रल बैंक का ये भी काम होता है कि ये करेंसी मजीद डिवेल्यू ना हो, फॉर एग्जांपल 170 पर ना जाए, ठीक है ना। तो एक्सचेंज कंट्रोल का काम ये करते हैं, ये नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो कर लेते हैं। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सचेंज कंट्रोल का हमारा पूरा एक टॉपिक है। लेकिन मेन फंक्शन स्टेट बैंक का ये भी है कि वो एक्सचेंज कंट्रोल कर लेता है ताकि आपके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा महंगे भी ना हो और आपके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा चीप भी ना हो, क्लियर जी। तो आपकी करेंसी को डीवैल्यूएशन से बचाने के लिए कि आपकी करेंसी बहुत ज्यादा डीवैल्यू ना हो, उसकी वैल्यू में कदर मजीद किसकी कदर में डिक्रीज ना हो, ये भी स्टेट बैंक का काम होता है, क्लियर जी। तो इस वाले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये 2 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? साथ साथ में इसके थोड़ा थोड़ा करके आपसे पूछता हूँ कि मसला ना बने हम लोगों को। क्लियर एजेंट, क्लियर एजेंट का देखें,
नॉर्मली इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट होता है एबीएल में। एबीएल मींस इलाइट बैंक लिमिटेड में। जस्ट एज्यूम कि एक बंदे का अकाउंट है एबीएल में, लेकिन वो एमसीबी का चेक ले जाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को, ठीक है, मिस्टर ए का अकाउंट है एबीएल में, उसको चेक मिला एमसीबी का, ठीक है, चेक तो मिला है उसको एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक का, ठीक है, लेकिन उसका अकाउंट है एबीएल में। वो ये एमसीबी का चेक लेके अपने एबीएल के अकाउंट में जमा करवा लेता है। हालांकि चेक तो था एमसीबी का, लेकिन एबीएल के अकाउंट में वो जमा करवा लेता है और उसका चेक क्लियर हो जाता है, उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये किस तरह की, मतलब किस तरह के, एमसीबी का चेक हो, आपने एबीएल में जमा करवाया और एमसीबी से एबीएल में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। किस तरह? ये क्लियर एजेंट के थ्रू। ये काम भी स्टेट बैंक करवा लेता है, सेंट्रल बैंक करवा लेता है, कि दोनों बैंकों को आपस में बिठा लेते हैं, ठीक है ना, और एमसीबी से कहते हैं कि यार आप ना इसके अकाउंट में पैसे जमा करवा दो। क्यों? क्योंकि आपके बैंक से एक चेक इशू हो चुका है और इन्होंने एमसीबी से एबीएल के अकाउंट में ट्रांसफर होना है। वो कहते हैं चलो ठीक है। यानी क्लियरिंग एक एजेंट का काम भी करता है सेंट्रल बैंक किसके दरमियान? दो कमर्शियल बैंक्स के दरमियान, ठीक है, कि चेक हो एक बैंक का लेकिन वो दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होके क्लियर हो जाता है। तो ये इस तरह चुप पे नहीं होता, बल्कि ये सेंट्रल बैंक के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लियर एजेंट। क्लियर एजेंट का मतलब ये कि एक बैंक का चेक दूसरे बैंक के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है और क्लियर हो जाता है। तो ये सेंट्रल बैंक के थ्रू हो जाता है। वो दोनों बैंकों को बिठा के कि यार आपने इसके अकाउंट में पैसे डालने हैं, क्योंकि आपके बैंक से चेक इशू हो चुका है और एबीएल में ट्रांसफर होना है। वो कहते हैं ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लियर एजेंट, और ये काम भी स्टेट बैंक ही कराता है। स्पेशलाइज्ड बैंक, यार कमर्शियल बैंक के अलावा कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल नेचर के होते हैं और किसी खास मकसद के लिए काम करते हैं। जिस तरह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसका मेन काम होता है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का मेन काम क्या है कि उसने सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए लोन देना है, उसने सिर्फ जमींदारों को सपोर्ट करना है, ठीक है जी। इसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है कि उसने सिर्फ इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, किसी और चीज को सपोर्ट नहीं करना, सिर्फ वो इंडस्ट्री पर्पज के लिए बना है। तो इस तरह के बैंक्स भी सेंट्रल बैंक बनाता है। या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक, जो छोटे कारोबारों को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी स्टेट बैंक ने ये बैंक बनाए हैं। इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक, जो स्पेशल नेचर के होते हैं, जो आम रूटीन में वो काम नहीं करते जो कि कमर्शियल बैंक्स करते हैं, बल्कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने होते हैं। तो इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। या इन्वेस्टमेंट बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक है, जिसका मेन काम लोगों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन देना, वो कोई और काम नहीं करता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देता है। तो इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। तो ये भी नॉर्मली स्टेट बैंक ही बनाता है और स्टेट बैंक के अंडर ये काम करते हैं। अब आप पूछे शाबाश। तो ये फंक्शन जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको समझना है। जी ठीक है। तो वो आपसे इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि यार बैंकर टू द बैंक्स का क्या मतलब है, रिलेटर ऑफ लॉस रिजॉर्ट का क्या मतलब है, क्लियर एजेंट से आप क्या मान लेते हैं स्टेट बैंक के रेफरेंस में। तो वो आपसे 2-3 मार्क्स के लिए इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, या वो आपसे 10-8 मार्क के लिए वो आपसे एक बड़ा सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर जी। अब मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी ये सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है, ठीक है जी। और इनका काम क्या करना होता है? इनका काम सप्लाई ऑफ मनी टेक्निक्स के तरीके से या क्रेडिट कंट्रोल के तरीके से इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। अगर सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर कम है, उसको ज्यादा किस तरह करेंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो, या अगर क्रेडिट किस तरह लोगों को लोन दे दे के हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो। अगर इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी सप्लाई ऑफ मनी, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी बैंक्स लोन बहुत ज्यादा दे चुके हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का खतरा है, तो अब इसको कंट्रोल किस तरह करना है। तो ये
स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है जिसमें वो सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन हो या उसकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, ठीक है ना, या एक्सचेंज कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव। अब वो उसके पास दो ही टूल्स हैं, या तो वो सप्लाई ऑफ मनी को कम करेंगे या क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, या वो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाएंगे या क्रेडिट को बढ़ाएंगे। तो अब वो किस तरह करता है कि सप्लाई ऑफ मनी को किस तरह कंट्रोल करता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो। तो उन स्टेट बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कुछ टूल्स हैं, ठीक है जी। जी, तो मॉनेटरी पॉलिसी, आई रिपीट, कि स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है और उसने कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब वो ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अचीव करेगा। अब वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किस तरह ऑब्जेक्टिव करेगा, कुछ टेक्निक्स हैं। तो वो टेक्निक्स ये पहला टेक्निक्स ये चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, दूसरा टेक्निक्स OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, तीसरा टेक्निक्स डिस्काउंट रेट पॉलिसी, ठीक है, चौथा टेक्निक्स मोरल परसुएशन, पांचवा एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना, ठीक है जी। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। जी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब फंक्शन के बाद अब ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है जी। तो अब स्टेट बैंक किस तरह मुल्क के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। पहला, चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। यार इस तरह होता है कि हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को एक खास पोर्शन अपने कैश का स्टेट बैंक के साथ रखना होता है, ठीक है जी। कि तुम स्टेट बैंक के साथ एक खास रिजर्व, कैश रिजर्व भी हो सकते हैं और अदर रिजर्व भी हो सकते हैं, आपने स्टेट बैंक के साथ रखने होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर आप एज्यूम दैट, सिंपल रखें इसको, अगर आपके पास 100 रुपए कैश पड़ा है तो भाई आपने ना 20 रुपीज स्टेट बैंक के पास रखोगे, बाकी जो 80 रुपीज है ना वो आप लोगों को लोन दे सकते हैं, क्लियर। तो अगर आपके पास 100 रुपए पड़े हैं तो 20 रुपए आप स्टेट बैंक के पास रखोगे या सेंट्रल बैंक के पास रखोगे, बाकी 80 रुपीज आप लोगों को लोन दे दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का काम, मेन काम क्या होता है, लोगों को लोन देना और उस पर सूद कमाना, ठीक है ना, ये काम होता है ना। बैंक तो और कुछ काम करते नहीं है, ठीक है। तो वो लोगों को लोन देंगे और उस पर सूद कमाएंगे। अब क्लियर जी। तो उसने एक खास रिजर्व स्टेट बैंक के पास रखना पड़ेगा। अब जब स्टेट बैंक ने देख लिया कि यार कमर्शियल बैंक ने तो लोन बहुत ज्यादा दे दिया है, अब मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आने का खतरा है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, तो अब उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा। अब वो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स चेंज कर, वो कहते हैं कि नहीं यार अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, अब आप 20 नहीं ना, अब 40 रुपीज एज ए रिजर्व रिक्वायरमेंट रखोगे और 60 रुपीज आप लोगों ने लोन देना है, क्लियर। तो जब लोगों के पास पैसे कम जाएंगे, क्लियर, तो क्या होगा, उसके पास सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, वो डिमांड कम करेंगे और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रेट गिर जाएगा, क्लियर। लेकिन अब यहां तक पॉइंट्स क्लियर कि नहीं, जो मैंने अभी पढ़ा है यहां तक क्लियर, जो मैंने पूरा किस्सा सुनाया आप लोगों को। सही है जी, ठीक है जी। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अब फॉर एग्जांपल उन्होंने रिजर्व बहुत ज्यादा रखे हैं स्टेट बैंक के पास, अब दूसरे सिनारियो की तरफ आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी कम है, ठीक है। तो क्या करेगा स्टेट बैंक, कहेगा कि यार चलो ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफी ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है, तो वो कहेंगे यार बैंकों से कि ठीक है आप हमारे पास रिजर्व 10% रखो या 10 रुपया रखो, बाकी 90 रुपीज आप लोगों को एज ए लोन दो। जब लोगों के पास लोन आएगा तो उसके पास सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगी तो लोग डिमांड करेंगे, एग्रीगेट डिमांड होगी तो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा।
तो इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, चेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, स्टेट बैंक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट लेवल अप्स एंड डाउन्स करते रहते हैं। तो इस पहले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? मैंने जो आपको पूरा किस्सा सुनाया ना, इसमें लिखा हुआ है ये, तो मैंने आपको सिर्फ एक शॉर्ट समरी बताई कि चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ये चीज होती है। अपने अपने सवाल टाइप करते जाएं। मतलब कोई सवाल नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा टूल जो उनके पास है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यूज करते हैं, उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। अब ये क्या चीज है? अब जब स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ने देख लिया कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आने का खतरा है, ठीक है, तो वो कुछ सिक्योरिटीज इशू करेंगे, मतलब कुछ बॉन्ड्स इशू करेंगे, कुछ टी बिल्स इशू करेंगे स्टेट बैंक, ठीक है, और लोगों से बॉन्ड इशू करके या टी बिल्स इशू करके लोगों से सरप्लस पैसा उठा लेंगे, लोगों से और कमर्शियल बैंक दोनों से, ठीक है जी। जब वो उनसे सरप्लस पैसा उठा लेंगे, कमर्शियल स्टेट बैंक उसको बॉन्ड इशू कर लेगा 5-10 सालों के लिए, ठीक है। तो जब लोगों से सरप्लस पैसा उठा लेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एग्रीगेट डिमांड करके इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। ये तो था एक साइड। दूसरा साइड ये है कि जब स्टेट बैंक ने देख लिया कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी कम है, जिसकी वजह से लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लेवल तकरीबन लो हो चुके, डिक्रीज हो चुकी है, तो वो क्या कर लेगा, वो बॉन्ड को उनसे बॉन्ड ले लेगा, कमर्शियल बैंक से और पब्लिक से, ठीक है, बॉन्ड लेके उनको पैसा दे देगा। जब उनको पैसा दे देगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड और इन्वेस्टमेंट लेवल हाई हो जाएगा। तो OMO ऑपरेशन में स्टेट बैंक बॉन्ड इशू कर लेती है, ठीक है, जबकि उसको पता हो कि इन्फ्लेशन और सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है, और जब उसको पता लगे कि अब इन्फ्लेशन और सप्लाई ऑफ मनी कम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो चुकी है, तो उनसे दोबारा बॉन्ड लेके उनको पैसा दे देगा विद सूद, क्लियर जी, और इकोनॉमी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई हो जाएगा। तो ओपन मार्केट में वो सिक्योरिटीज के थ्रू, सिक्योरिटीज के खरीद फरोख्त के थ्रू वो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट लेवल कंट्रोल करता रहता है, ठीक है जी। तो ओपन ऑपरेशन में ये जी। इसमें स्टेट बैंक को क्या फायदा है? स्टेट बैंक का काम ये है कि इन्फ्लेशन, वो हुकूमत के लिए काम करेगी ना, स्टेट बैंक को ये फायदा है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, मैं फिर समझ गया हूँ। स्टेट बैंक के लिए वो डिपार्टमेंट है ना रहता, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना, लो इन्फ्लेशन। हमने शुरू में ऑब्जेक्टिव पढ़े ना उसके, तो उसके ऑब्जेक्टिव अचीव होते जाएंगे ना। आप मेरी बात समझ गए? हमने उसके ऑब्जेक्टिव क्या पढ़े, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना और इन्फ्लेशन को तकरीबन, लेकिन है अपनी ऑटोनोमस बॉडी है, अपने तरीकेकार से काम करती है, हुकूमत के ऑब्जेक्टिव की नजर में रखती है, ठीक है। हुकूमत का भी मेन क्या काम है, वही ऑब्जेक्टिव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना और ग्रोथ हासिल करना, ये स्टेट बैंक की भी ऑब्जेक्टिव है, तो हुकूमत के अंडर ही होती है ना। अभी इमरान खान वो बाकर, बाकर है कौन है वो लेकर आया उसको, लेकिन है अपने लिए ऑटोनोमस बॉडी, जिस तरह आईकेप है, आईकेप की अपनी पॉलिसीज होती है, ठीक है, अपने तरीके से वो काम करती है, लेकिन है तो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर ना, लेकिन है ऑटोनमस बॉडी, अपने तरीके से अपनी इनकम जनरेट करती है और अपने मेंबर्स को फायदे देती है। तो इस तरह ये भी है ना, ऑटोनमस बॉडी वो होती है बाख्तियार इदारा, जो कि खुद अपने डिसीजन देती है, लेकिन वो हुकूमत के उसको वायलेट भी तो नहीं कर सकती। इस तरह ये भी है ना, सेंट्रल बैंक भी है, ठीक है भाई सलमान।
अच्छा ये 2 पॉइंट्स क्लियर कि नहीं, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आउटपुट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। जब आउटपुट और प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट फिर किस चीज के लिए? ठीक है जी। देखिए सुन इसमें आपको बताऊं कि अगर एक स्टेट बैंक को पता लगे कि इन्वेस्टमेंट अब बहुत ज्यादा हो चुकी है और लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाएगा, अभी कंट्रोडिक्शन में आएंगे भी कि कुछ जगह पर कंट्रोडिक्शन आ भी रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हुआ लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हुई, लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट हुई तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। अब एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ गई तो उधर इन्फ्लेशन बढ़ गई, अब उसने इन्फ्लेशन को भी तो कंट्रोल करना है ना, तो उधर से उसका तो एक ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो रहा है लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव वो वायलेट हो रहा है, वो अचीव नहीं हो रहा। तो इनको फिर स्टेट बैंक ने मद्देनजर रखना होगा कि अगर उसको पता लगे कि अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई हुआ जिसकी वजह से आपकी करेंसी पर और आपकी इकोनॉमी पर गलत असर पड़ रहा है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करने के लिए क्या कर लेगा, लोगों से सरप्लस पैसा उठा लेगा बैंक से। क्लियर है जी। अब आप खुद इंशाल्लाह इसी किताब में आएंगे कि कुछ जगहों पर अगर वो एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है स्टेट बैंक का तो दूसरा वायलेट हो जाता है। क्लियर। तो उसने दोनों सबको मद्देनजर रखना होगा ना। अब अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा गिर चुकी, मतलब नेगेटिव में चली गई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, तो वो फिर लोगों को लोन देंगे, स्टेट कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक से कहे कि यार लोगों को आप लोन दो कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि लोगों के पास पैसा आए, वो इन्वेस्टमेंट करे ताकि एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो। ठीक है। सुन बस, तो इसमें ये है इंशाल्लाह, ये आगे आएंगे आपके सवाल के कंट्रोडिक्शन आ जाती है इसके ऑब्जेक्टिव में। या डिस्काउंट रेट पॉलिसी बाकियों भी क्लियर है कि ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जी। अच्छा याद रखें, डिस्काउंट रेट पॉलिसी, कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, कमर्शियल बैंक वो कस्टमर को जिस रेट पे लोन देते हैं कस्टमर को, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। क्लियर जी। और सेंट्रल बैंक जो होता है ना, सेंट्रल बैंक वो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको कहते हैं बैंक रेट। आई रिपीट कि कमर्शियल बैंक कस्टमर को जिस रेट पे लोन देते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट, और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देते हैं उसको कहते हैं बैंक रेट। क्लियर जी। यार कमर्शियल बैंक के पास भी तो पैसा, या तो हम लोग सूद पे पैसा रख के उनको दे देते हैं, या अगर उनको पैसों की जरूरत हो, जिस तरह मैंने आपसे ऊपर कहा कि बैंकर टू द बैंक्स या लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट्स, तो अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होगी तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे ना पैसे दे दे ताकि मैं आगे जाके कस्टमर को दे दूं, क्योंकि कस्टमर मुझसे लोन लेने की डिमांड कर रहे हैं। क्लियर। तो आप मुझे पैसा दे दे ताकि मैं आगे जाके सूद पे कस्टमर को दे दूं। तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन देगा कस्टमर को उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट, और स्टेट बैंक जिस रेट पे लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को तो उसको हम कहते हैं बैंक रेट। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ने कहा कि यार मैं आपसे ना 6% सूद चार्ज करूंगा, मैं आपको 100 रुपये दूंगा लेकिन 6% चार्ज करूंगा। उसने कमर्शियल बैंक को 6% पे लोन दे दिया, कमर्शियल बैंक ने आगे जाके कस्टमर को वो पे उसने भी तो सूद कमाना है ना, उसने आगे जाके 6.5% पे या 7% पे वो आगे जाके देगा। तो इसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं और इसको बैंक रेट कहते हैं। अब डिस्काउंट रेट पॉलिसी क्या होती है? डिस्काउंट रेट पॉलिसी ये होती है कि जब अभी स्टेट बैंक ने देखा कि यार लोग डिमांड कर रहे हैं लोन की कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, तो स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट रेट पे सूद दे देगा और कमर्शियल बैंक आगे जाके कस्टमर को भी कम इंटरेस्ट रेट पे सूद दे देगा। तो लोगों के पास पैसा आके एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ मनी और एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट बैंक ने ये देख लिया कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है और लोग मजीद डिमांड कर रहे हैं कमर्शियल बैंक से, तो क्या हो जाएगा, वो कमर्शियल बैंक्स को फॉर एग्जांपल 12% पे दे देगा। वो कहेगा कि यार आप
सूद मैं ज्यादा चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। ठीक है, तो मैं आपसे ज्यादा रेट चार्ज करूंगा, आप भी आगे जाके ना ज्यादा रेट पे सूद दे दिया करें, ताकि लोग कम से कम लोन लें या बिल्कुल लोन ना लें, और इकोनॉमी के अंदर जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी है, एग्रीगेट डिमांड है या इन्फ्लेशन है, वो गिर जाए। तो डिस्काउंट रेट पॉलिसी ये होती है, ठीक है, कि अगर वो स्टेट बैंक इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी और इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो वो कम रेट कमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा, और